जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। समीर सारन बात कर रहे थे कहाँ पर? फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। ये है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो इन यहाँ पर काफी सारे उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दिए। तो मैं हूँ आज आपके सामने उस जवाबों को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात करने के लिए, और भारत किन किन जगहों पे क्या क्या पोजिशन है उन चीजों पे बात करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए। जाने से पहले, ये गेम के अंदर सबसे पहला सवाल उनको जो पूछा गया था वाज ऑन द इलेक्शंस कि भाई आपका क्या ख्याल है? काफी टफ इलेक्शन था, ये था वो था। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, देखो यार, हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, हम लोग बड़े वोकल लोग हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस सेटल हो जाता है, जैसे कि पिछले 60-70 साल से हो रहा है, अपने आप सब चीजें हो जाती हैं, एवरीबॉडी सिट्स इन देयर प्लेस एंड स्टार्ट्स डूइंग व्हाट दे नीड टू डू। तो जो भी आप ये वोकलिज्म देखते हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम एंड दिस इज हाउ वी आर। तो इसके अंदर इतना इतना कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपकी तरह नहीं है कि भैया आपके कई कंट्रीज के अंदर तो इलेक्शन डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करूंगा, जो मैं अमेरिकन डिबेट के बारे में बोल रहा था कि साहब ये एक ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड है जहां पर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि साहब आप जाके ड्रग टेस्ट कराओ, फिर जाके आना इलेक्शन के अंदर, ये फिर जाके आना डिबेट के अंदर। भाई साहब, ड्रग टेस्ट कराने वाले कंट्रीज अब हमको समझाएंगे कि किस तरह से इलेक्शन आगे खेला जाता है। तो ये थोड़ा हिपोक्रेसी है, जिसके ऊपर समीर सारन साहब ने बड़ा क्लियरली जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा है, भारत इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमी में जब बात हुई, उन्होंने बोला, भारत इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे जीडीपी फिगर्स देखिए, 8% से ज्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं इस बारी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये साल बहुत वर्ल्ड ट्रेड के लिए इतना अच्छा नहीं था। इन स्पाइट ऑफ टू वॉर्स हैपनिंग, वी आर स्टिल ग्रोइंग द वे वी नीड टू ग्रो। एंड कहीं ना कहीं देखो, 15% भारत जो वर्ल्ड ग्रोथ है, दैट कम्स फ्रॉम भारत। एंड कुछ सालों के अंदर ये चीज और भी डबल होगी। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी धीरे धीरे करके यू विल बिकम द फोर्थ एंड देन द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 1-2 साल के अंदर ये भी हो जाएगा। और बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि साहब, स्टोरी जो है भारत की, वो अभी शुरू हुई है। और ये चीज मैं आपके साथ काफी टाइम से बोल रहा हूँ। देखिए, ये ऊपर नीचे तो होता रहता है, बट द ग्रेटर गेम ऑफ भारत इज स्टिल गोइंग फॉरवर्ड। आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल इन द वर्ल्ड, आपकी मिलिट्री बढ़ रही है, आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड मेजर्स यू ऑन। ये जो इतने नैरेटिव चलते हैं, ये आपको घुमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपका दिमाग थोड़ा सा साइडलाइन करने के लिए चलते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये कहीं पे हमारी भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, उन्होंने पूछा कि साहब, ग्लोबल साउथ का आपका क्या ख्याल है? आप बड़ा बोलते हो कि हम लीडर बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो ग्लोबल साउथ के साथ? उन्होंने बोला, देखो, पहले तो हम लोग एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता दें, कोई लीडरशिप की बात हमारी तरफ से किसी ने नहीं करी है। We have never said that we want to become the leader of the global south. We have said we want to be the voice of the global south. डिफरेंस इसमें इतना ही है कि जब जब आप लोग किसी चीज में घुसते हो, विच इज द वेस्टर्न वर्ल्ड, जब आप लोग किसी चीज में घुसते हो, आप अपने आप को ऑलरेडी लीडर लीडर डिक्लेयर करके घुसते हो। इंडिया डज नॉट डू दैट। इंडिया बिलीव्स इन कैरिंग पीपल अलोंग विद इट एंड वर्किंग टुगेदर। क्योंकि लीडरशिप एक पोजीशन होती है विच इज अर्नड, विच इज नॉट डिमांडेड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अपनी अपनी लीडरशिप डिमांड करता है कि नहीं नहीं, आप हमको रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमको ये करेंगे, वी आर द लीडर्स। दैट इज नॉट हाउ भारत ऑपरेट्स। भारत ऑपरेट्स बाय टेकिंग एवरीबडी टुगेदर, एंड दैट इज अ वन वेरी वेरी क्लियर थिंग दैट ही सेड। उसके बाद पूछा गया उनसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस के बारे में उनके शब्द बड़े प्यारे थे। उन्होंने बोला कि साहब, इट्स अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो P5 मेंबर्स हैं, दे आर गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग एवरी रूल इन द बुक। जो भी चीजें लिखी गई हैं, जो भैया यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ हैं, उसमें जो P5 मेंबर्स, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, इन सब ने जितने भी रूल्स हैं सबने तोड़े हैं। तो ये दुनिया को क्या समझाएंगे कि क्या आगे चलेंगे? तभी आपको दिखता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी डिफंक्ट है, और लोग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप बना के अपने आप रीजनल कोऑपरेशन करना शुरू हो गए हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी जिसके अंदर भारत ने जिसको लिटरली रीबर्थ दिया है, इज द G20। G20 है, ब्रिक्स है, SEO है। देर आर सो मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप धीरे धीरे करके रीजनल कंट्रीज, रीजनल ग्रुप ऑफ नेशंस आर डूइंग समथिंग। आसियान, इंडिया सिक्योरिटी, इंडियन ओशन सिक्योरिटी डायलॉग, कितनी सारी चीजें हैं जहां पर लोग अपने आप अपने इश्यूज को देखना शुरू हो गए हैं, रीजन के साथ इश्यूज को देखना शुरू हो गए हैं। क्योंकि वेस्ट का जो एक एजेंडा है, जिसके अंदर किसी को फंसना नहीं है। तो इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये इंक्लूसिव नहीं है, इट इज डोमिनेटेड। एंड आप लोग अपना नजरिया सबके ऊपर थोपते हो, तभी कोई आपकी बात सुनता नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये जो ग्रुपिंग्स, रीजनल ग्रुपिंग्स बनी है, ये बनी है आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। आप लोग रिफॉर्म करने को तैयार नहीं हो, आप लोग इंक्लूसिव करने को तैयार नहीं हो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा देश, जिसकी इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतना ग्रोइंग पावर है, इज नॉट देयर? ऐसा कैसे हो सकता है कि अफ्रीका इज नॉट देयर इन दिस?
द वर्ल्ड पावर्स नीड टू रियलाइज कि पिछली बारी जब यूनाइटेड नेशंस और जो दो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था केम आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था। क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड एक और वर्ल्ड वॉर 3 ढूंढ रही है एक नया चेंज करने के लिए, कि उससे पहले करने को कुछ आदि है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये नहीं करेंगे तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल क्राइसिस, ये चीज उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली दूसरी तरफ से सवाल आया कि साहब ब्रिक्स का क्या कहना है? ब्रिक्स और जितनी भी चाइना ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाइना सेंट्रिक होती हैं, वो चाइना ये होती हैं, चाइना वो होती हैं, चाइना ये होती हैं, चाइना वो होती हैं। तो बोला देखो ऐसा है, कोई चाइना-चूना नहीं है, इट इज़ अ इक्वल पार्टनरशिप ऑफ ऑल द कंट्रीज़। जितने भी कंट्रीज़ इसमें एडिशन हुए हैं हैज़ बीन विद द अप्रूवल ऑफ ऑल नेशंस। जितनी भी 5 मेन कंट्रीज़ हैं उनके अप्रूवल के बिना कोई कंट्री इसके अंदर नहीं घुस सकती, एंड भारत इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़। तो कोई चाइना फैक्टर नहीं है इसके अंदर। ब्रिक्स इज़ अ प्लेस वेयर इट्स अ स्ट्रॉन्ग मल्टीलैटरल फोरम, मतलब एक जबरदस्त मल्टी नेशन जगह है जहां पर हम लोग आपके एजेंडा जो आप लोग डोमिनेट करते हो यूनाइटेड नेशंस में, उसको पुश बैक करने के लिए और उसमें रिफॉर्म लाने के लिए हम ज्यादा बात करते हैं। तो ये चीज तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ भाई, ब्रिक्स इज अ पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म टू पुट अक्रॉस की साहब आप वेस्ट में आप उल्टे काम करते रहते हो तो हम भी यहाँ पर इधर उधर कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भी काफी सारे डिफरेंस है फिर भी आप एक साथ काम करते हो, हमारे अंदर भी काफी सारे डिफरेंस है तो हम भी एक साथ काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपने देखा ही होगा ब्रिक्स पे तो काफ़ी काम हो रहा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्रिक्स का जो फॉर्मेट है दिस इज़ वेरी गुड और वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ जॉइन हुई हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ जॉइन करना चाहती हैं। सो दैट इज़ अ क्लियर पुशबैक और ब्रिक्स का नाम सुन के ना अमेरिका थोड़ा-सा घबरा जाता है, जिस तरह से क्वाड का नाम सुन के चाइना घबरा जाता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि साहब देखो, भारत ने अपने लिए एक फॉर्म एंड ये मेरा नज़रिया है कि भारत ने अपनी ये जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है, आप चाइना के साथ ट्रेड करते हो, आपके थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, फेयर इनफ। आप रशिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आपके, आपके वेस्ट के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, आपके यूरोप के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, आपके ग्लोबल साउथ के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, आपके नेबरहुड में आप स्टेबल हो एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। लेकिन वेस्ट की ये गेम नहीं है। वेस्ट बड़ा एंटागोनिस्टिक होता है जो उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये चीज़ भारत की प्रैग्मैटिस्म दिखाती है और ये चीज़ दिखाती है भैया द ओनली थिंग दैट भारत वर्क्स फॉर इज़ भारत फर्स्ट। जहाँ पर हमको फ़ायदा दिखेगा वी विल ट्राई एंड बैलेंस द गेम एंड वी विल बी द वॉइस ऑफ रीज़न, जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, टू गेम टू मेक श्योर दैट आपके इंटरेस्ट वहाँ पर रहे एंड ऑफ कोर्स रीजनल कोऑपरेशन आगे चलता रहे, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब चाइना है, आप बोलते हो यार आपके काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रेड करते हो, क्या चक्कर है ये? भैया चाइना के बारे में उन्होंने बोला देखो साहब वी आर द ओनली कंट्री दैट इज़ एक्चुअली फेसिंग ऑफ विद चाइना, मिलिट्री टू मिलिट्री फेस ऑफ है। आपका वहाँ पर फिलीपींस में थोड़ा झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, पूरी ग्लोबल न्यूज़ में आ जाती है, लेकिन हम तो रोज़ पिछले 3 से 4 साल से वहाँ पर उनके सामने खड़े हैं, मीटर्स अवे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स आर स्टैंडिंग देयर और कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेस और वहाँ पर झगड़े ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो जरा हमको मत ये बताइएगा भैया हम चाइना का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग नॉट जस्ट फ्रॉम द वेस्ट बट फ्रॉम चाइना एज वेल। ट्रेड के बारे में जैसे हमेशा से मैं बोलता रहता हूँ, देखो साहब ऐसा है, किसी और को गंदा दिखाने के लिए मैं अपनी नाक क्यों काटूं? ठीक है, किसी और को नीचा दिखाने के लिए मैं अपनी नाक क्यों काटूं? अगर मेरे को चाइना से चीजें चाहिए मेरे अपने ग्रोथ के लिए, मेरे को इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट चाहिए, मेरे को मेरे को एपीआई चाहिए अपनी अपनी फार्मास्यूटिकल डोमिनेंस के लिए, मेरे को और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए मैं वहां से लूंगा, क्यों ना लूं भाई? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, मैं पाकिस्तान थोड़ी हूँ कि साहब मैं ट्रेड नहीं करना, लेकिन भारतीय सामान खरीदना है, दुबई से खरीदूँगा मैं जाके, भारत से डायरेक्टली नहीं खरीदूँगा। तो मेरा इतना कोई दिमाग नहीं खराब कि साहब मैं ऐसे-ऐसे उल्टे काम करता हूँ, आई डोंट डू स्टफ लाइक दिस। आई एम अ वेरी प्रैग्मैटिक कंट्री एंड हम लोग अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं। एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड हमारा कंसेंसस है, नॉट जस्ट हमारा, हमारा रीजनल कंसेंसस है, ग्लोबल कंसेंसस है कि चाइना की जो अग्रेशन है, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है एंड वी ऑलवेज़ पुश बैक ऑन दैट। रिसेंटली आपने देखा फिलीपींस के ऊपर जो गड़बड़ हुई वहां पर आपका बड़ा क्लियर स्टैंड था कि साहब वी डोंट एग्री विद दिस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, हम लोग इस चीज में बिल्कुल एग्री नहीं करते जो आपकी एग्रेशन है। उसके बाद देखिए कि यू नो उसके बाद देखिए वो उन्होंने बोला कि देखो साहब आपने करा क्या? आप बड़ा हमको सवाल पूछते हो चाइना के बारे में, यूरोपियन यूनियन ने क्या करा? यूरोपियन यूनियन तो अपने सिर के बल उल्टे पलटियां खाता है, जब भी चाइना बोलता है कूद, आप पूछते हो कितना? आपके लीडर जाके चाइना में शी जिनपिंग के साथ ये सर 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 करते हैं, आप तो बड़ा ये करते हो, तो दिस इज सैंक्टिमोनियस। ये एक हिपोक्रेसी है जो आपकी हिपोक्रेसी है और हम लोग उसमें वी एक्चुअली डोंट एग्री विद यू 100% एट ऑल। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप चाइना को बोलते हो नहीं नहीं जी वी विल थिंक चाइना विल वर्क विद अस इन दिस इन दैट, लेकिन आप भारत को बोलते हो लड़ो उनके साथ, क्यों भाई? ठेका ले रखा है हमने आपका।
सो दिस इज समथिंग दैट ही वेरी क्लियरली पॉइंटेड आउट। उसके बाद ऑब्वियसली हमेशा एक सवाल जो आता ही है, जो रशियन ऑयल का, आप रशियन ऑयल लेते हो यार, ये क्या है, आप तो फंड करते हो वॉर को। उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है, मेरे को ये बताओ, किस ऑफिशियल स्टेटमेंट, किस वर्ल्ड लीडर ने जाके ये बोला है कि भारत रशियन ऑयल ले रहा है और ये खराब चीज है? जो बाइडेन ने बोला नहीं, मैक्रोन ने बोला नहीं, ओलाफ शोल्ज ने बोला नहीं, जापान वाले ने बोला नहीं, किसने बोला ये चीज? Who is the big power who has come out as at a global leadership level, जो बाइडेन के या प्रेसिडेंट के लेवल, हेड ऑफ स्टेट के लेवल में, जिन्होंने भारत को ये चीज बोली हो कि साहब आप ये क्यों कर रहे हो, ये गलत चीज है? किसी ने नहीं बोला। और कहते हैं ये जो एक बायस्ड मीडिया नैरेटिव है, उसको हम एब्सोल्युटली रिजेक्ट करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी डोंट इवन फील लाइक रिस्पोंडिंग टू दिस नॉनसेंस एनीमोर। दिस एलिगेशन इज रबिश। एंड व्हाई इज इट रबिश? उन्होंने उनके मुंह पे ये चीज बोला कि साहब आप लोग हो, हमसे ज्यादा रशियन ऑयल कंज्यूम करते हो, आप डायरेक्टली तो चुपके चुपके लेते ही हो और हमसे भी लेते हो। ऊपर से आपका जो एक नजरिया है कि रशियन ऑयल जब रशिया से निकलता है, कोई और प्रोसेस करता है, तो वो रशियन ऑयल नहीं रहता। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है? उन्होंने तो यहाँ तक कि बोल दिया कि देखो साहब ऐसा है, अगर आपको हमको ऐसा कुछ बोलना है ना, सबसे पहले अपनी सारी गाड़ियां जलाओ, अपने सारे गैस स्टेशन जलाओ, अपनी बत्तियां बंद करो, उसके बाद आके जरा हमसे बात करना, अदरवाइज प्लीज डोंट टॉक टू अस अबाउट दिस। दिस लॉजिक जो आप लगाते हो कि साहब वो हो भारत इज टेकिंग रशियन ऑयल, ये वो दिस दैट, ये क्या है? उसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली, ऑल्दो हम इस डायलॉग से एग्री नहीं करते, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर जिसने एक डायलॉग मारा था कि नहीं, वी वांटेड इंडिया टू बाय रशियन ऑयल ताकि ग्लोबल प्राइसेस स्टे। अच्छा, वी वांटेड इंडिया टू बाय, हर चीज तो अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक होता है ना। हम तो सारे गधे बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। यहां तक कि न्यूयॉर्क सिटी ने में 2022 एंड में 4 लाख बैरल दिन के भारत से ले रहा था। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट, इनकी इतनी हालत खराब थी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जिसके ऊपर बाय द वे जो बाइडेन की आज घंटियां बजती है वहां पर। तो हिपोक्रेसी जरा अपने पास रखिए, आप लोग भी उतना ही रशियन ऑयल और आप लोग उतना ही रशियन चीजें यूज करते हैं जहां पर आप हमको बोल रहे हो। लास्ट में उनसे पूछा कि साहब ये यूक्रेन वॉर का आपका क्या ख्याल है? उन्होंने क्या ख्याल है? इट इज यूरोपियन प्रॉब्लम एंड इट इज हाई टाइम यूरोप फाइंड्स अ सॉल्यूशन फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स। भाई यूरोप का प्रॉब्लम है, हम क्यों बीच में घुसे यार? आप अपने आप बात करो जाके। नहीं नहीं, हम तो बात कर रहे हैं जी, हम तो यूरोप हमने पीस समिट भी, कौन सा पीस समिट? बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला, आप एक पीस समिट रख रहे हो विदाउट बोथ द पार्टीज बीइंग देयर, हाउ इज दैट फेयर? आप बोलते हो भाई रशिया गलत है, ये गलत है, वो गलत, सब ठीक है मान लिया, लेकिन उसको बिठा के तो बात करो कम से कम। रशिया गलत होगा ठीक है, समझ में आया, आपकी बात समझ ली, लेकिन उससे बिठा के बात तो करो। हाउ एल्स डू यू सी फाइंडिंग अ सॉल्यूशन? यूक्रेन के साथ खड़े होके वी वांट दिस, वी वांट दैट, डू यू थिंक दैट इज अ वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन? तो ये सबसे बड़ा तमाचा उन्होंने वहां पर बड़े क्लियरली मारा। उसके बाद उनको सवाल आया, हाउ डू यू सी अ न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? और ये चीज तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ भाई, डीप स्टेट तो डीप स्टेट है, डीप स्टेट तो डीप स्टेट है, और डीप स्टेट तो डीप स्टेट ही है। चाहे ट्रम्प हो, चाहे बाइडन हो, चाहे उसका टुच्चा हो, चाहे उसका मुच्चा हो। कल को कमला आंटी भी अगर प्रेसिडेंट बन जाए, जो मतलब भाई साहब दुनिया बचाए, ऐसा कुछ अगर दिन आता है, लेकिन जो डीप स्टेट की फॉरेन पॉलिसी है, जो डीप स्टेट का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो थोड़ी बदलता है। उनकी जो प्रायोरिटीज है वो तो वहीं की वहीं रहती हैं। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर जो पब्लिक में डायलॉग मारते हो वो थोड़ा बदल जाता है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग फॉर भारत। उसके बाद देखिए, उन्होंने बोला कि साहब यूरोपियन यूनियन के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करते। उन्होंने बोला कि कैसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? आप पल के झटके में जाके चाइना की गोदी में जाके बैठ जाते हो। जब हम आपसे बातें करते हैं, हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना होता है। 27, 28, 30 कंट्रीज हैं आपकी, हम क्या एक-एक के पीछे भागते रहेंगे यहाँ पर? और साहब आपका कौन-सा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? अमेरिका का कौन-सा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? हू आर द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ चाइना टुडे। तो आप हमको क्या बता रहे हो? अगर आपको ट्रेड करना है, चुपचाप आओ, ट्रेड करो और जाओ यहाँ से। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पेपर एक्सरसाइज, फोटोएँ खिंचवाने का हमको कोई शौक नहीं है। काम करना है तो बताओ यार, लेट्स वर्क टुगेदर। वेरी वेरी क्लियर थिंग। एंड लास्टली उनको पूछा गया कि भाई ये रशियन वेपन्स आपकी तो बहुत डिपेंडेंसी है, मोदी साहब भी जा रहे हैं, आप क्या सोचते हो? तो बोला भाई मोदी साहब जा रहे हैं, हमारे अपने रिलेशन है रशिया के साथ, उसमें आपका क्या लेना देना? वी हैव आवर ओन रिलेशन। इतने टाइम तक जब हम हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करता था, रशिया हमको सपोर्ट करता था, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। वी विल बाय वेपन्स फ्रॉम देम, और हम क्यों ना खरीदें? और यहां तक उन्होंने बोला कि साहब हम तो वेस्ट के वेपन्स भी लेते हैं, इतनी सारी चीजें जो अब हम वेस्ट से लेते हैं, जितनी सारी चीजें हम रशिया से भी लेते हैं, व्हाई शुडंट वी डू इट? बिकॉज हमारा इतना कुछ नहीं है, हमारे पास तो 2 न्यूक्लियर
नेबर्स हैं जो हमको खाना चाहते हैं, क्या हम उनको बोलें कि भाई साहब ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ? ऐसा है ना, अमेरिका हमको बोल रहा है कि रशियन डिपेंडेंसी खत्म कर लो, आप जब तक हम पे अटैक मत करना, जब तक हम अमेरिका से सारे हथियार ना ले लें। ठीक है ना? ऐसे मत करना। इज़ दिस द वे टू लुक एट थिंग्स? आपने क्या हमको बेवकूफ समझा है? दीज़ आर हिज़ एग्ज़ैक्ट वर्ड्स एंड आई एम एब्सोल्यूटली a fan of Samir Saran. He has hit back in the right tone, in the right language एंड करेक्ट जगह पे इनको ठोका है बिकॉज़ अकल फिर भी नहीं आएगी इनको। लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आपको लगता है इसके बाद वेस्ट को अकल आ जाएगी और वो सीधा हो जाएगा, ना, 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 ना। वो तो जब तक 3-4 लाफे और इनके इनकी इकोनॉमी और इनके बंदे वहाँ पर मास प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तब तक इनको अकल नहीं आने वाली। तो ठीक है, अगर हर बारी आप अपना गाल आगे करोगे तो यार हम गांधी तो हैं नहीं, चमेटा तो ज़रूर मारेंगे। तो चमेटा यहाँ पर बड़े अच्छे से मारा गया। माय कांग्रेचुलेशंस टू समीर सारन साहब एंड मैं उन पे नज़र रखता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा, क्या-क्या भारत बोलता है दुनिया के फोरम के ऊपर। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होगा, आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, सो दोपहर और शाम को बिल्कुल मत मिस करिएगा। शाम को हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से कि भई मोदी जी ने महाराष्ट्र और यूपी में कुछ गेम खेलनी शुरू करी है। क्या हो रहा है? इलेक्शन की प्लानिंग और अगला कुछ गेम होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे और दोपहर में एक छोटा-सा आपके लिए सरप्राइज़ है। सो प्लीज़ डोंट मिस दैट एपिसोड। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।